नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। वर्तमान झारखंड विधानसभा थोड़ा पिछले विधानसभाओं के मुकाबले ज़्यादा युवा है, ज़्यादा शिक्षित आप कह सकते हैं। अगर डेटा देखा जाए तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस बार आए हैं। शायद इसी वजह से इस बार विधानसभा में जनता की आवाज़ और ज़्यादा मुखरता से उठ रही है। ऐसे ही एक विधायक आज हमारे साथ हैं जो जनता की आवाज़ को बहुत ही मजबूती के साथ रखने के लिए प्रसिद्ध है। हम दीपिका पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आपके बारे में कहा जाता है कि हर चीज़ में वो फाइटर की तरह पहुंच जाते हैं, चाहे विधानसभा हो या क्षेत्र हो, चाहे दिल्ली हो या फिर जहाँ भी आपको पार्टी लगाती है। लेकिन इस सबसे पहले आपकी एक यात्रा रही होगी, तो कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? ये यात्रा की शुरुआत मेरी रांची से ही हुई। यहीं मैं पली बड़ी जन्मी और शिक्षा भी मुख्यतः रांची से ही हुई हमारी। केरली स्कूल से मैंने अपना 10th किया, गुरु नानक से +2 किया और फिर सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने जियोलॉजी में की। इसके बाद पीजी हमारी XISS से मैंने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में अपना डिप्लोमा किया और लॉ की भी पढ़ाई मैंने कुछ गैप के बाद जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से किया। मेरे माँ बाप यहीं, माँ पिताजी सभी यहीं रांची में ही अब भी रहते हैं। हम लोगों का रांची से जुड़ाव HEC के स्थापना के बाद हुआ। मेरे बड़े पापा यहाँ जब काम करने लगे तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी यहाँ लेकर के आए और वो HEC आज भी है। और मेरे जैसे कई लोग जो अन्य फील्ड में आज लीडर के तौर पर हैं, वैसे कई बच्चे आपको HEC में के पले बढ़े मिल जाएंगे जो आज किसी ना किसी मुकाम को हासिल कर रहे हैं अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा से बात हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सभी प्रतिभा की बागवानी जो है HEC में हुई। मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ। और राजनीति में रुचि तो थी ही, लेकिन और पारिवारिक माहौल भी ऐसा रहा है। आप हमारे परिवार के विषय में भी जानकार हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने शुरुआत की यूथ कांग्रेस की, उस वक्त होना इस बात से सुनिश्चित हुआ क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया तो उन्होंने देश भर के युवाओं से आह्वान किया था कि जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं वो युवा कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में आएँ। यूथ कांग्रेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग उसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो राहुल जी की शुरुआत थी। और मेरे जैसे कई सारे युवा, मेरी पढ़ाई के बाद मैं नौकरी में थी, टेलीग्राफ पब्लिकेशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन राहुल जी के आह्वान के बाद मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, प्रदेश स्तर पर महासचिव बनी। फिर आगे मुझे संगठन में ही कई मौके मिले और उस राजनीति, उस यात्रा। लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद, जो भले ही आपके परिवार में जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका था, लेकिन बोला नहीं गया कि अरे कुछ नौकरी वोकरी, क्योंकि आमतौर पे जो बिहार झारखंड में है कि बच्चा अगर पढ़ ले बढ़िया से तो उसको शादी, नौकरी, दो चीज़ जो प्राथमिकता दी जाती है। नहीं तो मैंने क्योंकि स्ट्रगल वो, क्योंकि छोटे कार्यकर्ता का स्ट्रगल आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता का दर्द तो मैंने देखा ही था। और पढ़ाई लिखाई के बाद मैंने नौकरी भी की, शादी भी की और उसके बाद मैं राजनीति में पहुंची। और बहुत मेरिटोरियस वे से, ये नहीं कि परिवार के लोग जुड़े हुए थे इसलिए मुझे कोई एक पद मिल गया हो। मैंने संगठन में चुनाव लड़ करके अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और अब विधानसभा का चुनाव लड़ करके लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आपने ठीक कहा कि राजनीति में बहुत पढ़े लिखे लोग या फिर जिनके पास दूसरे करियर ऑप्शन हो, वो लोग नहीं आना चाहते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी अगर इस काम से नहीं जुड़ेंगे, राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, तो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जब लोग काम कर रहे हैं और जो ज़मीन की समझ है वो तो चाहिए ही। बहुत सारे ऐसे राजनेता भी रहे जिनके सर्टिफिकेट बहुत बड़ी ना हो, लेकिन वो ज़मीन से जुड़ाव होने की वजह से मुद्दों को समझते थे, करते थे। लेकिन शिक्षित होने से एक एडवांटेज तो आपको मिल ही जाता है कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो जाती है। आप अन्य माध्यमों से, ज़मीन से जो आपको फीडबैक आ रहा है उसके अलावा अन्य माध्यमों से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो कहीं ना कहीं पॉलिसी डिसीजंस पे उसका प्रभाव होता है। अच्छे लोग, शिक्षित लोग का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इसके लिए
हर स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये आप तो दिल्ली चली गई थी फिर, लेकिन झारखंड में ही चुनाव लड़ने की इच्छा थी दिल्ली जाने के बाद भी। देखिए, पार्टी संगठन के काम का दायित्व आपको कहीं भी मिल सकता है। जब मैं यूथ कांग्रेस में थी तो मुझे राज्य में चुने जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। फिर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में काम करने को मिला। आज भी मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हूँ। लेकिन आपका अपना बेस, अपना घर, आपका अपना एक क्षेत्र होता है। तो मैं जब झारखंड से थी तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो तो झारखंड ही होना था। महगामा से मैं चुनाव लड़ करके आज विधायक हूँ, तो क्षेत्र तो मेरा महगामा ही रहना है। लेकिन काम करने के लिए मैं कुछ सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि पार्टी ने मुझे पूरे देश में संगठन के काम की वजह से पूरे देश को भ्रमण करने का, देखने का, समझने का मुझे मौका मिला। तो मुझे लगता है कि इस तरह की हम लोग तो जिम्मेदारियां उम्मीद कर रहे थे जब यहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से सरकार आ रही थी तो बहुत चर्चा थी कि दीपिका पांडे जी जो है वो मंत्री भी बनने वाली है। तो कहाँ कांग्रेस के पॉलिटिक्स में आप उलझ गई या नहीं, मैं बहुत क्लियर थी इस बारे में। पार्टी में अन्य राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो पहली बार जो चुने हुए विधायक हैं उनको संगठन में एक इन हाउस एक रूल की तरह है कि एक बार से ज़्यादा चुने हुए लोगों को मंत्री बनने में प्राथमिकता दी जाती है। और मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं उचित भी है। हमारा पहला टर्म तो पूरे प्रक्रिया को, विधायकी को समझने में ही समझिए पहला, दूसरा, तीसरा साल चला जाता है। तो ये इन हाउस रूल की वजह से कहीं कोई राजनीति नहीं थी। मतलब ये क्या एक्सपीरियंस रहा पहली बार जब आप चुन के आई? आपका महगामा क्षेत्र भी जो संथाल परगना कहा जाता है कि ज़्यादा ही पिछड़ा है थोड़ा, मतलब हाँ, और वहाँ से आप ये बॉर्डर पे होने का कुछ खामियाजा तो जो उस बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं उनको तो भुगतना पड़ता है। राजधानी से भी हमारी दूरी काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि बुनियादी सुविधाओं पर भी काम करने की ज़रूरत हमारे क्षेत्र में थी। उसको हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 3 साल में, कोविड के बावजूद कि उसको ट्रैक पर लेकर के आए। और फिर सरकार के फैसले, अगर नीतिगत फैसले अगर सही हों तो मुझे लगता है कोई भी क्षेत्र किसी राज्य का वंचित नहीं रहेगा। जैसे हम लोगों के सरकार में जो पेंशन देने की बात हुई, सर्जन पेंशन की बात हुई, उससे भले हमारा महगामा सुदूर संथाल में बसा हुआ है, लेकिन हमारे वहाँ के भी वृद्ध उसी प्रकार से लाभान्वित हुए। तो नीतिगत फैसले अगर सरकार सही लेती है, डिसीजंस ऐसे होते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का जो आपका तौर तरीका है, जो प्रशासनिक प्रभाव होना चाहिए, मुझे लगता है बॉर्डर के राज्यों, बॉर्डर के विधानसभा को भी, जिलों को भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप जब पहली बार चुन के आई और आपके जो दूसरे साथी विधानसभा में जो पुराने लोग हैं, क्या एक्सपीरियंस उन लोगों के बीच जाके क्या एक्सपीरियंस हुआ? क्या आपको उतना ही मौका मिला या मिल रहा है, या आपने मौका हासिल किया? क्योंकि मौका तो मुझे जो लगता है कि मिलता नहीं है उसको, कभी-कभी आपको तैयारी भी, मतलब ऐसा नहीं है। हम लोग भी जब कॉलेज में थे तो जो फ्रेशर्स थे उनकी थोड़ी रैगिंग तो होती है, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो लोग आपके रैगिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं वो लोग फिर आपके मार्गदर्शक बन जाते हैं। आपको किसी परेशानी में या किसी बारे में जानकारी है, चाहिए तो उसमें आपकी मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी भी जर्नी है। हम आपस में जो नए विधायक हैं, खास करके जो हम लोग महिला विधायक हैं, कभी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो हम कभी-कभी साथ उस पर काम कर लेते हैं। कभी किसी काम को प्रशासनिक विभाग में कराना है तो हम साथ चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे की मदद करते हुए नए साथियों के साथ भी, और जो हमारे पूर्व के जो साथी हैं जिनका कई बार का अनुभव है, उनको भी सुन के, ऑब्जर्व करके, पूछ कर, वहाँ भी आपका जो संगठन का अनुभव है वही काम आ रहा है मुझे लग रहा है। वो डेफिनेटली मेरा जो एक्सपोजर, खास करके जिलाध्यक्ष के तौर पर, जो ज़मीन के जो मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, जिन पर काम होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि जिलाध्यक्ष के तौर पर मैंने जो काम किया गोड्डा में, उसका मुझे बहुत बहुत लाभ मिलता है। मेरी समझ या जानकारी मेरे संगठन के काम की वजह से भी मुझे थोड़ा एडवांटेज मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ का ब्यूरोक्रेसी, जो झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत चर्चा होती है कि तो किसी की सुनती नहीं है। तो क्या पहली बार विधायक होने की वजह से आपको भी कोई इस तरह का सामना करना पड़ा कभी? नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं तो विधानसभा में भी खड़े होकर बोल देती हूँ, मुझे तो कोई हेजिटेशन नहीं है उसमें। लेकिन ये तो है कि राज्य बनने के बाद अगर राजनीतिक
तंत्र और प्रशासनिक तंत्र अगर इफ़ेक्टिवली काम करते तो राज्य की ये स्थिति नहीं होती, इससे कहीं और हम लोग आगे होते। अन्य भी राज्य बने हम लोगों के साथ, लेकिन झारखंड सब सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे छूटा है। ब्यूरोक्रेटिक मैं सभी की बात नहीं कह रही हूँ, हर फील्ड में अच्छे और खराब लोग हैं, परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मर्स होते हैं। तो यहाँ भी यही हालत है, लोग जिम्मेदारी को लेकर के उसे अब जिम्मेदारी समझ करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे लगता है कहीं परेशानी नहीं होगी। और जो राजनीतिक लोग हैं वो अगर सजग हैं, टारगेट ओरिएंटेड हैं और समय से काम अगर करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से काम करूँ और मुझे ऐसा नहीं शिकायत नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कुछ दो चार तो उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ। यहाँ हेमंत सोरेन सरकार को लेकर तरह तरह की कहानियाँ जो है वो आते रहती हैं, जो जिस तरह से भी ब्यूरोक्रेट्स लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही उससे तो क्या आप लोग को लगता है एक विधायक के तौर पे जब क्षेत्र में जाते हो तो इस सवाल का जवाब देना पड़ता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस पे क्लैरिटी या झारखंड की जनता को भी होना चाहिए और जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी खास करके होना चाहिए। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारियों पे कार्रवाई आज के दिन हो रही है, आपको भी ये पता है, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि ये सारे पुराने मामले थे। डबल इंजन की सरकार के वक्त जो कमियां, गड़बड़ियां, जो घोटाले हुए हैं उस पर आज कार्रवाई हो रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार को अगर आप पिछले सरकारों से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील है। नीतिगत फैसलों पर हम लोग संवैधानिक तरीके से बढ़कर उसका समाधान चाहते हैं। ये नहीं कि बस किसी एक वर्ग को खुश करना है तो हम कोई ऐसे निर्णय ले लें जो आज तो बहुत पॉपुलर हो जाएं, लेकिन कल के दिन संविधान के अनुसार जब आप उसका आकलन करें तो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाए। तो हम लोग की सरकार, मैं कह सकती हूँ कि पिछले जो भी सरकार है उनसे नीतिगत फैसले लेने में बेहतर है। हम संवेदनशील सरकार हैं, हमें समस्याओं को सिर्फ बताना नहीं, उसका समाधान भी एक एक करके हम लोग लाने के प्रयास कर रहे हैं। और जो करप्शन का मामला है उसके बारे में कोई टॉलरेंस होना इस सरकार में संभव ही नहीं। हम लोग महागठबंधन में अकेले जेएमएम या कांग्रेस या आरजेडी नहीं, हम तीनों मतलब जो पार्टियां हैं। आप कह रही हैं कि एकदम यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। भ्रष्टाचार आज गठबंधन की सरकार बन जाने के बाद शुरू हो गया हो, यह भी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है ये मेरा, इसको डिनाइल भी नहीं। अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो हम उस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपने प्रशासनिक पदाधिकारियों पे कार्रवाई की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगी कि जितनी कार्रवाई हुई है इसके दोष पहले लगाए गए हैं। 2019 के पहले का यह मामला है और कार्रवाई आज हो रही है। मेरा सवाल ये भी था, करप्शन को हम लोगों की सरकार किसी भी तरह से टॉलरेट करेगी, ये बिल्कुल इसका सवाल ही नहीं उठता। मेरा सवाल ये भी था कि जब आप क्षेत्र में जाती हैं तो जनता पूछती है कि विधायक जी देखिए ये क्या हो रहा है, आप तो इतनी अच्छी हैं, आपके अफसर ऐसे हैं, या जो छोटे छोटे काम लेके जो ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि ज़्यादा जो है वो गांव का आदमी ब्लॉक लेवल पे ही ज़्यादा शिकार होता है भ्रष्टाचार का, तो उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जनता पूछती होगी या आपको भी लगता है कि गलत हो रहा है? पूछती है। आप देखते होंगे बराबर, थाना की बात हो, ब्लॉक की बात हो, चाहे सर्कल ऑफिस की बात हो, चाहे जिला के अनुमंडल के ऑफिसेस की बात हो, तो आम जनता को इन कार्यालयों में ही परेशानी होती है। वहाँ उनको एक तो उन्हें हिचक भी बहुत है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ जाने के बाद उनका किसी प्रकार से दोहन हो तो उनका वो डर भय और बढ़ जाता है। हमारी सरकार ने इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या किया है वो जानना ज़रूरी है। प्रखंड स्तर पर जो विधायक हैं उनको ब्लॉक ऑफिसेज में ही कार्यालय दिया गया, और मैं क्षेत्र से बाहर भी रहूं या अन्य भी माननीय अगर क्षेत्र से बाहर रहते हैं तो उनका वह कार्यालय चलता रहता है। जिस किसी को भी शिकायत होती है उनको एक विंडो है कि आप आकर के यहाँ शिकायत करें। मेरे पास लगातार बच्चों का फ़ोन आता है कि हमारा जाति निवासी बनाने में परेशानी हो रही है, कर्मचारी अभी साइन नहीं कर रहे, वेरीफाई नहीं कर रहे। इमीडिएटली उनको फ़ोन करके प्रशासनिक पदाधिकारियों को करके उनका काम कराने का काम हम लोग करते हैं। करप्शन एक किसी सरकार की वजह से हो
ये गलत है। मुझे लगता है कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम इंडिविजुअल सर सिस्टम का ही नहीं है, आपके इंडिविजुअल इश्यूज भी हैं, आपका अपना मोरल क्या कह रहा है कर रहा है उसके हिसाब से भी है। लेकिन उस पर लगाम लगाने का काम ज़रूर सरकार कर सकती है, प्रशासन के माध्यम से। जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग ज़रूर उस पर लगाम लगा सकते हैं। मैं अपने क्षेत्र में भी ये बोल करके बहुत स्ट्रिक्टली रखी हूँ कि ब्लॉक सीओ ऑफिस या फिर थाने से अगर कोई इस प्रकार की बात आती है तो उस पर इमीडिएटली कार्रवाई की जाएगी। और राज्य सरकार के पास एसीबी का भी तंत्र है, आप देखते होंगे कई सारे लोग जो हैं पकड़े जा रहे हैं। शिकायतें जहाँ से आती हैं हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। और तीनों ही प्रखंड, माने हमारे क्षेत्र में 3 प्रखंड हैं, तीनों ही प्रखंड ऑफिसेज में विधायक का भी कार्यालय है, 20 सूत्री के लोगों अध्यक्ष का कार्यालय होता है, प्रमुख जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी वहाँ बैठने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी मनमानी ना करें। मतलब आप जो है, आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है और जो गलत है उसको आप मतलब ठीक करने के लाइन पे सब कुछ सही की बात तो मुझे लगता है इस सरकार से बहुत उम्मीद है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सब कुछ सही हो ऐसा क्लेम करना मेरा ओवर कॉन्फिडेंस या मेरे तरफ से गलत होगा। आपके कई विधायक लेकिन मैक्सिमम इस तरह के मामलों पर हम लोग नियंत्रण करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और शिकायत मिलने के बाद शायद ही कोई एक मामला कोई लेकर के आ सकता है कि विधायक जी को बताया गया या जनप्रतिनिधि को बताया गया और सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं। आपके मैं जो अखबारों को देखता हूँ या चैनल्स को देखता हूँ तो आप ही की पार्टी के कई विधायक जो वो शिकायत करते रहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो अंबा प्रसाद योगेंद्र साहब का एक बयान देखा था, उससे पहले किसी और दूसरे कांग्रेस विधायक, मतलब जब मेरे जहन में आता है कि वो लोग क्राइम पे या भ्रष्टाचार पे कुछ बोलते रहते हैं कि नहीं इसको ठीक होना चाहिए, जवाब देना पड़ता है। किसी भी माननीय का ये अधिकार है कि उनके क्षेत्र में किसी बात को लेकर के परेशानी है तो उसकी आवाज़ उठाएं। जनता ने उन्हें उस बात के लिए चुनकर भेजा है। आज वो सरकार का हिस्सा है, ये उनके लिए और बेहतर हो जाता है ताकि आप जो है सरकार के माध्यम से अपनी चीज़ों को अपने जनता के इच्छा के अनुरूप करवा सकें। अगर उसमें कहीं परेशानी है तो सबका ये अधिकार है कि वो अपनी बात को उठाएं और कहीं कोई शिकायत होती है उस पर कार्रवाई ना हो तब चिंता की बात। लेकिन लोकतंत्र ही इसलिए और हम जनप्रतिनिधि ही इसलिए हैं कि हम जो है जनता की आवाज़ को उठाएं। हाँ, आवाज़ उठे, उसको सॉल्व भी होते रहे तो अच्छा है सब कुछ। लेकिन आवाज़ उठाने वाले जो आपके कई साथियों पे को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, इस सब क्या सच्चाई है इसमें? ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ झारखंड में हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। आप देश गवाह है इस बात का कि इस देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप यहाँ की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त करके बनाना गिराना, इसमें भाजपा को महारत हासिल है। आपके विधायक पैसा लेके पकड़े गए ना, तो आप ही की सरकार ने पकड़वाया, कहा कि और आप ही के विधायक ने FIR किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है उसमें कोई सच्चाई है क्या? अगर कहीं कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उसका जांच भी हुआ, फिर उसके बाद कोर्ट से वो क्लियर हो गया। तो अब जब कोर्ट के माध्यम से कोई बात अगर आ गई है तो हम लोग उस पर बहुत टिप्पणी करना सही भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा का जो पैटर्न है वो जानने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे के मामले में शक करना या कुछ षड्यंत्र करके सरकारों को अस्थिर करना। यहाँ के गवर्नर लिफाफे की बात करते हैं और वो लिफाफा कभी तक खुलता नहीं है। और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ ED और CBI का अधिक आना, ये सब किसी से छुपी बातें नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि नहीं आए, ED CBI नहीं आए, अपना काम जो बिल्कुल आए, जो करप्ट है उनको पनिशमेंट होना चाहिए, मैं इस बात की समर्थक हूँ। लेकिन क्या करप्ट लोग सिर्फ झारखंड में रह गए? नहीं, क्या अगर हर आदमी यही कहेगा दीपिका जी, आपके जैसा अगर आपकी जैसी जो नेत्री ये बात कहेंगी कि केवल झारखंड में, ये तो हर आदमी यही बोलता है कि मैं ही गलत हूँ, क्या उसको तो कुछ आपने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अमन जी इस देश की हकीकत है आज के दिन कि जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो कमज़ोर हुई हैं, उनका दुरुपयोग बढ़ा है और इस तरह का बोलने का मौका
जो केंद्र की सरकार है उसने दिया है। ये तो हर विपक्ष की हर पार्टी ये आपके समय जब ये मतलब कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय यही मैं सुनता था, विपक्ष बोलती थी, और अभी भी यही है। मेरा अगला सवाल ये है कि मेरे पास कई आंकड़े हैं। ये पिछली बार आंकड़े वो दे रहे थे पर कम पड़ जाएगा ये बताने के लिए कि ईडी की कैसे कार्रवाई हुई, और उसमें आगे जाकर आप ईडी किसी के घर भेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप वहां से कुछ उठा के ला कर आप उसको सजा तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, वो जो आपने वहां पे प्राप्त किया है उसका उसके पास जस्टिफिकेशन है कि नहीं, ये बात आज की हकीकत है। आप किसी भी प्रकार का सर्वे करा के देख सकते हैं। तब भी डर नहीं दिख रहा झारखंड में। आप अगर निजी तौर पे, अगर पॉलिटिकल एमएलए के तौर पे, निजी तौर पे अगर बात करें तो इतना कुछ कार्रवाई पिछले 1 साल 1.5 साल से जो चल रहा है, उसके बाद भी डर आपको लग रहा है कि वो डर दिख रहा है? वो जो गलत करेगा वो डरेगा जी, जो गलत नहीं करेगा वो नहीं डरेगा। जो लोग, इसलिए रोज नए मामले आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि डर होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल डर किस बात के लिए होना चाहिए? ताकि यहाँ सरकार गिर जाए? मेरा कंसर्न वो नहीं है। अगर इंटेंशन ये हो कि यहाँ पर कार्रवाई करो ताकि यहाँ लोग घबरा जाए, डर, जो गलत नहीं करेगा वो डरेगा नहीं, और जो करप्ट है उस पर कार्रवाई हो, इसकी मैं 100% समर्थक हूं। इसीलिए कई समर्थक जो आपके हैं, आपके फॉलोअर, वो कहते हैं कि दीपिका जी के रहते हुए भी कांग्रेस यहाँ पिछलग्गू बन के रह गई है। नहीं, हम गठबंधन में साथी हैं जी। हमारे मैनिफेस्टो का सम्मान जेएमएम करती है, आरजेडी करती है, हम उनके मैनिफेस्टो में जो बातें हैं उसका मान सम्मान करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी तरह के पिछलग्गू वाली बात है। जहाँ पर जनता के प्रति कमिटमेंट है, ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस उसको बहुत स्ट्रांगली उन बातों को उठाती है। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में था, प्राथमिकता में था, उसको गठबंधन की सरकार ने पूरा किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपने देखा, राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू होने के साथ साथ झारखंड में भी लागू हुआ। ओबीसी आरक्षण पर हम लोगों की प्राथमिकता थी, सरना कोड पर हमारी प्राथमिकता थी। स्थानीयता का जो मुद्दा, राज्य के 23 साल पूरे हो जाने के पूर्णता पर हैं अब हम लोग, बन जाने के बाद भी स्थानीयता का मुद्दा अगर विषय है तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने प्राथमिकता से काम की। शिक्षा में बच्चियों को प्राथमिकता देने की बात है, आप देख रहे होंगे स्कॉलरशिप आ रहे हैं, जो वेलफेयर स्टेट हम लोगों का होना चाहिए, तमाम ऐसी स्कीम्स राज्य के द्वारा जो शुरू की गई हैं, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, और हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पिछलग्गू जैसी बात आप जानते हैं कि कांग्रेस इतना कमज़ोर नहीं, इस तरह की बात। लेकिन कई मोर्चों पे आपके समर्थक ही कहते हैं, कई बार मतलब मुझे नहीं पता आप कह रहे हैं, मेरे समर्थक नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस और जहाँ ड्राइविंग सीट पे होती थी कब पहले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, वी हैव एक्सेप्टेड दिस। और हम लोग जब गठबंधन में चुनाव भी गए थे तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, तो स्टीयरिंग उनके हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से उसको चला रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही राज्यों में ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री होंगे जो सबके सलाह मशवरे से लेकर के सरकार को चल रहे हैं। आज हम लोगों ने गठबंधन में उनको बड़े भाई की तरह जो है एक्सेप्ट किया है, और राज्य के हित के लिए अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत पड़ी तो इस वजह से कांग्रेस ने की होगी, इसलिए नहीं कि हमें अपने ईगो को बहुत बड़ा रखना है। जिस बात में जनता का हित है उसके लिए कांग्रेस कटिबद्ध है। आज युवाओं की बात को लेकर के, उनके जॉब्स की बात को लेकर चल रहा है, वो 60-40 का क्या इशू है, बहुत हमेशा मुझे नहीं पता 60-40 क्या है, हमेशा आंदोलन की बात होती है। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं आंदोलन। अच्छा, नहीं, जो आम जनता की तरफ से जो लोग उम्मीद कर रहे थे। चुनाव जल्द है जी। हमारे विपक्ष को भी मुद्दा चाहिए, इस मुद्दे पर भी वो जल्दी धराशायी होंगे जैसे अन्य मुद्दों पर हुए हैं। ये लोग ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर करते हैं, स्थानीयता की बात को लेकर करते हैं। आखिर ये क्या कर रहे थे पिछले 17-18, कहते हैं कि आप इतने सालों में रहे, तो आपने इन मुद्दों को ख़त्म क्यों नहीं किया? राज्य के बनते के साथ स्थानीयता निर्धारित होनी चाहिए थी, आपने बच्चों के भविष्य को अधर में क्यों डाला? आज अगर ये क्लियर होता तो बच्चे हमारे कोर्ट में जाकर के लड़ करके अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे होते। कार्यक्रम जो हमारा खत्म करने का समय आ गया, तो एक दो छोटे सवाल, क्योंकि चुनाव की बात आपकी, तो अभी मुझे एक बयान याद आ रहा है कि पहले ममता बनर्जी ने कहा, फिर अखिलेश यादव जी ने कहा है
कि जहाँ पे जो मजबूत रहे वो वहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठे। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी हेमंत सोरेन ही झारखंड को ये तो मेरे लेवल के ऊपर की बात है। इस राज्य में भी सामंजस्य से, पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, गठबंधन में हुए हैं, ज्यादा सीट उन्हीं को आप लोग सामंजस्य से यह तय होगा कि कौन कितना लड़ेगा। और अभी 1 साल है लोकसभा चुनाव नहीं, काम तो चल रहे हैं लगातार। हाँ बिल्कुल, उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। मतलब उस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ये आगे की बात है और ये आला कमान की बात है। आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं क्या? ये मैं कब क्या करूंगी राजनीति में, या पार्टी मेरे लिए तय करती रही है। पार्टी ने मुझे जब यूथ कांग्रेस में काम दिया, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया। पार्टी ने जब मुझे महिला कांग्रेस में भेजा, मैंने वहाँ काम किया। मैंने जिला अध्यक्ष के तौर पर भी 4 साल जो है काम करने का संगठन में किया है। आज AICC में मुझे जगह दी गई है। विधायक बनने का भी मौका तय करना पार्टी ने किया था। मेरे आगे की राजनीतिक भविष्य सब वही तय करेंगे। लेकिन परिवार के फैसले कौन लेता है? आप तो यहाँ बिजी रहती हैं। बहुत कोऑपरेटिव फैमिली है हमारी। मतलब इस मन से मेरा उन लोगों को धन्यवाद करना भी बनता है कि सिर्फ मेरे मायके के लोग ही नहीं बल्कि मेरे ससुराल के भी लोग जो हैं। क्योंकि मैंने जब यूथ कांग्रेस की पॉलिटिक्स शुरू की थी तो मेरी छोटी बच्ची सिर्फ 2 साल की थी। तो उस पूरे फैमिली अफेयर्स को मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, सब लोगों ने बहुत सामंजस्य से उस पूरे फेज को गुजारा है। और आज के भी दिन इम्पोर्टेंट फैसले में मुझे ज़रूर कंसल्ट कर लेते हैं वो लोग। वहाँ की कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। आखिरी सवाल कि अगला 5 साल जो है उसकी कहाँ हम देखेंगे दीपिका सिंह पांडे को अगले 5 साल बाद कहाँ देखेंगे? ये तो यहाँ कुछ प्लानिंग चल रहा है? कुछ यहाँ की जनता तय करेगी और मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या स्थान मिलेगा। लेकिन यह बात तय है कि आप मुझे पहले भी आम जनता के बीच में देखते थे, आगे भी आम जनता के बीच में देखेंगे। कई सारे मुद्दों पे, बहुत जेनरिक जवाब हो गया। कई सारे मुद्दों पर जिन पर मैंने लड़ाई की शुरुआत की है उस पर समाधान लेते हुए देखेंगे। नए जो इश्यूज हैं इस राज्य के, उन सब चीज़ों पर मुखरता से बोलते हैं। झारखंड छोड़ेंगी नहीं? झारखंड को मजबूती से पकड़े। झारखंड छोड़ के कहाँ जाऊँ? मतलब दिल्ली जाने का मैं झारखंड छोड़ के कहीं और बाहर भेजने की क्या बात? जी, क्षेत्र तो जब भी होगा, वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, क्षेत्र तो झारखंड में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और आपने बहुत ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। ये थी दीपिका पांडे जी। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।